ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मामूली विवाद के बाद पड़ोसी ने दिखाई अमानवीयता, गर्म तेल डालकर किया घायल, पुलिस जुटी मामले की जांच में। आटा चक्की के गल्ले पर 2 बदमाशों ने किया हाथ साफ, सजग भीड़ ने दबोचा एक बदमाश, जमकर लगाई धुनाई। शहर की एटीएम सुरक्षा है भगवान भरोसे, बैंक अधिकारी और पुलिस प्रशासन है बेखबर। और जिला महिला चिकित्सालय से नवजात बच्चा चोरी होने से मचा हड़कंप, शाहगंज निवासी प्रसूता परेशान, पुलिस जुटी छानबीन में। और अब खबरें विस्तार से। आगरा के थाना शाहगंज इलाके के नरीपुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार 2 बदमाशों ने आटा चक्की की दुकान पर आटा खरीदने के बहाने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। इसी दौरान जागरूक भीड़ ने एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार देर शाम थाना शाहगंज के नरीपुरा में बाइक सवार 2 बदमाश एक आटा चक्की पर घुसे और आटा लेने के बहाने से दुकानदार से पूछताछ करने लगे। दुकान के मालिक की नजर घूमते ही दोनों बदमाशों ने गल्ले पर हाथ साफ किया और फरार होने की कोशिश की। तभी दुकान मालिक ने शोर मचा दिया। इस शोर के सुनते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और एक बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया, लेकिन एक बदमाश भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश की भीड़ ने जमकर पिटाई लगाई और सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बदमाश को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई शुरू की। शाहगंज में एक आटे चक्के की दुकान थी, उसमें एक व्यक्ति गया है और उसने आटे की कट्टी लेके जाने के लिए और वहाँ कुछ सामान उठा के जा रहा था। उसी दौरान वहाँ के पब्लिक के लोगों ने उसे पकड़ लिया है और उसकी पिटाई की है। वर्तमान में वो एसएन में एडमिट है और उसका उपचार चल रहा है, इसमें कार्रवाई कराई जाएगी। थाना शाहगंज के साकेत कॉलोनी चौराहे पर पड़ोसी दुकानदार ने अपने ही पड़ोसी पर मामूली विवाद को लेकर गर्म तेल डाल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरे साथ में भैया मेरे पास एक लड़का काम करता था, जीतू नाम का। मेरे यहाँ उन्होंने 2-2.5 साल काम करा है और मैंने उसकी बड़ी बड़ी मदद करी। मैंने पैसा भी उसको एडवांस में दिया, काम भी बढ़िया करता था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से उसने अपना अलग काम कर लिया। ये रावण का दशहरा हुआ है, उससे अलग काम कर लिया। कोई बात नहीं भाई, तू बच्चे पालेगा अपने, हर आदमी चाहता है कि अपना अलग काम कर लूँ। मैं भी कहीं नौकरी करूँगा, मैं भी चाहूँगा। आज क्या हुआ? आज वो अभी कुछ दिन पहले आया मेरी ठेल पे, वहाँ के आदमी दुकानदार गवाएं कि मेरी ठेल पे ईंट पत्थर फेंक के चला गया। मैंने थाने में ना लगाई, मैंने आसपास के लोगों से कही तो उसे समझवा दिया, वहाँ पे समझा करवा दिया। आज वो आया, एक मनोज आइसक्रीम वाला है, चौराहे पे लगाता है, एक वो, दोनों यानी आए। मैंने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ, तू बता क्या चाहता है। उनने मेरे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के मैं थोड़ा झुका ईंट उठाने के लिए, जब तक उनने मेरे ऊपर तवा जो करके फैला दिया पूरा। जो तवा मेरा भल्ला सेकता हूँ वो तवे का तेल सब मेरे ऊपर आ गया साहब। जो साहब मेरे हाथ पे सब निशान है, पूरे तेल के कपड़े हो रहे हैं। वो भाग गया, लेकिन वो इस समय पुलिस में थाने में है। वो ताजनगरी में काफी समय से एटीएम लूटने की वारदातें हो रही हैं, लेकिन इन घटनाओं के बावजूद भी पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मंगलवार देर रात जब ताज न्यूज के कैमरे ने इन एटीएम की सुरक्षा को लेकर अपने कैमरों की नजर दौड़ाई तो हाल कुछ यूं नजर आया। सोमवार देर रात कई थानों के अंतर्गत आने वाले बैंक एटीएम्स पर सुरक्षा गार्ड मुस्तैद नहीं मिले। ताज न्यूज के कैमरे ने जब रात में नजर दौड़ाई तो सुरक्षा की दृष्टि से एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। रात में बदमाशों ने एटीएम को कई बार लूटा और कई एटीएम को लूटने का प्रयास भी किया। इसके साथ ही पुलिस ने कई एटीएम लूट की घटनाओं के खुलासे भी किए और कई घटनाओं को खुलासा करने में पुलिस नाकाम साबित हुई। कोई सुरक्षा भी नहीं है, होनी चाहिए, और गार्ड भी नहीं होते हैं। ना तो ये इस और बैंक कर्मियों का ध्यान जाता है और ना ही पुलिस प्रशासन का ध्यान जाता है। मैं ये पुलिस प्रशासन से और बैंक कर्मियों से निवेदन करता हूँ कि एटीएमों पे सुरक्षा दी जाए, गार्ड तैनात किए जाए। गार्ड को लेके मेरी ये राय है कि पहली चीज़ तो जो गार्ड लगता है वहाँ एक कैमरा लगना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि ये गार्ड रात भर जागता है या सोता है। आप कभी भी एटीएम पे जाओ, गार्ड हर समय सोता रहता है।
आप जाएंगे, पैसे निकाल के वापस आ जाएंगे और गार्ड को कोई मतलब नहीं है। और एक कांस्टेबल तैनात करना चाहिए उस एटीएम पे जो उसकी सुरक्षा कर सके। 4 लोग खड़े हैं, बाहर से देख रहे हैं और गार्ड सो रहा है अंदर। कई एटीएम होते हैं जिन पे गार्ड आते ही नहीं है और कई एटीएम ऐसे होते हैं जिन पे गार्ड है मगर वो अंदर सो रहा है। देखें, इसमें मूल रूप से ये पॉलिसी मैटर डिसीजन है जो भी बैंक्स हैं उनके एटीएम्स के लिए, और कहीं के बैंकों में भी गार्ड नहीं है तो उनके लिए पत्राचार किया गया है संबंधित के लिए। और हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हमारी जो चीता मोबाइलें हैं, हमारी जो थाना मोबाइलें हैं, वो रात में गश्त करके एटीएम की सुरक्षा करें। संबंधित विभाग को और बैंक को जो इनके वरिष्ठ अधिकारियों के लिए चिट्ठी लिखी गई है, मुझे लगता है कि संबंध में विचार करके और बैंक को गार्ड शीघ्र उपलब्ध कराना चाहिए ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं कि पुलिस ने बैंक मैनेजर्स के साथ कोई मीटिंग नहीं की। बैंक मैनेजर्स के साथ भी पुलिस की बाकायदा मीटिंग हुई, लेकिन सुरक्षा के नाम पर एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड फिर भी मौजूद नहीं आया। फिलहाल ताजनगरी में एटीएम की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है। थाना सदर के ग्वालियर रोड स्थित सुरक्षा विहार कॉलोनी में दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने के बाद स्थानीय पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न करने के बाद पीड़ित अपने पूरे परिवार के साथ जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया, जिसके समर्थन में कुशवाहा महासभा ने 24 घंटे में कोई कार्रवाई न होने की दशा में आंदोलन की चेतावनी दी। जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठे ये सभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाना सदर के ग्वालियर रोड स्थित सुरक्षा विहार के पास इनका पुश्तैनी भूखंड था, जिसे भूमाफियाओं ने परिवार के अन्य सदस्यों से सांठ गांठ कर कब्जा लिया है और इन्हें वहां से बेदखल कर दिया है। इसकी शिकायत पीड़ित परिवार कई बार स्थानीय थाने में भी कर चुका है, पर इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है, जिसके समर्थन में कुशवाहा महासभा ने भी समर्थन दे दिया है। इसी को लेकर महासभा के पदाधिकारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सदर बाजार के अंतर्गत सुरक्षा विहार कॉलोनी पड़ती है, रोहता ग्वालियर रोड पर। इनका 400 वर्ग गज का बेस कीमती भूखंड है और उस भूखंड की कीमत आज की डेट में करीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए के करीब है। जो पीड़ित है विजय सिंह कुशवाहा, इसके ही 4 भाई भूमाफियाओं से मिल गए और कूट रचित उक्त 400 वर्ग गज भूखंड का बैनामा भूमाफियाओं के नाम में कर दिया है और भूमाफियाओं द्वारा उक्त भूखंड पर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी रूप से एकदम गलत है। पीड़ित परिवार एसएसपी तथा अन्य कई संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, मगर आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। हार थक के आज ये लोग अनिश्चितकालीन यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब मुझे ये जानकारी हुई, आज हम यहाँ आए हैं। अगर प्रशासन अगर इनकी 24 घंटे के अंतर्गत अगर समस्या का समाधान नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इनका साथ। ये जमीन मेरे को बुलाया नहीं, मैंने नाम मेरे पति को बुलाया था। हाँ गए थे, हमने मना कर दिया। 2 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, कैसे ले लो? 20-20 लाख ले लोगों ने लिए, तुमने कैसे 1-2 लाख ले लूँ? तुम बताओ। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं उनको मिला मेरे को दे दो। निर्माण कार्य रोका जाएगा। आगरा के लेडी लॉयल अस्पताल में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि यहां एडमिट शाहगंज निवासी महिला की 2 दिन की नवजात बच्ची गायब हो गई है, जिसे इटावा का एक व्यक्ति चुरा कर ले गया है, जो बीते 2 दिन से यहां रुका हुआ था। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के तमाम दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि जननी सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को चेक तो दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इन महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा नहीं की जाती। आगरा के थाना एमएम गेट इलाके के जिला महिला चिकित्सालय लेडी लॉयल से एक नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। आगरा के शाहगंज इलाके की रहने वाली रेखा नाम की महिला ने रविवार को एक नवजात बच्ची को जन्म दिया था। रेखा की इस बच्ची को एक इटावा का रहने वाला व्यक्ति लेकर फरार हो गया। बकौल रेखा, ये व्यक्ति पिछले 2 दिन से महिला वार्ड में रह रहा था और अपनी पत्नी के एडमिट होने की बात कर रहा था। सुबह बच्ची को खिलाने के बहाने से वो उसे बाहर ले गया और फरार हो गया। यहाँ पे मैं बच्ची को दूध पिला रही थी, तो सुबह आया कि देना जरा बच्ची को, तो मम्मी ने बोला नहीं वो रो रही है अभी नहीं। फिर मैं सॉल में ऐसे ही रखे रही, ऐसा नहीं लग रहा था वो धोखेबाज शायद यहाँ पे कल से ही था वो,
पूरा नहीं वगैरह। तो मेरा पेशेंट भी है और मैं इटावा से आया हूँ। तो उसने ऐसे मेरी गोदी में से चुप हो गई, सो ऐसे उठा ली गोदी में से। मैंने कि बाहर मत लेना, कह रहा नहीं गेट पे से दिखा रहा हूँ। गेट तक पहुँचा, ऐसे मेरी मम्मी पीछे ही चली गई, तो फिर नहीं दिखा बाहर। हम अभी घर पर थे और यहाँ से फ़ोन किया कि इस तरह से एक बंदा बच्ची को उठाकर ले गया है। तो हमने इनको आते ही यहाँ पर पूछा कैसे क्या था, तो ये लोग बता रहे थे कि वो 2 दिन से यहाँ पीछे रुका पड़ा था और जिससे हमारा कोई परिचय नहीं था। और जैसे वार्ड में और लोग रहते हैं, उस सिंपैथी बतौर से वो यहाँ मतलब इनको गुड फेथ में लेकर के और कहने लगा बच्चे हमें दे दो, हम इसको खिलाएंगे। इस मामले में जब अस्पताल अधीक्षिका से बात की गई तो उन्होंने पर्याप्त स्टाफ के टोटे और सुरक्षा कर्मियों की कमी को कारण बताया। जबकि आगरा के महिला अस्पताल से बच्चा चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन अस्पताल से बच्चे के चोरी हो जाने से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही जरूर सामने आई है। महिला का परसों पुत्री पैदा हुई थी। आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि वो बच्चा किसी या तो चोरी हो गया या दे दिया गया है। मैं जब वार्ड में गई तो उसने ये बताया कि वो पहले उसने बयान दिया मुझे कि वो किसने एक आदमी को खेलने के लिए बार बार मांग रहा था, तो रात को दिया था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने बयान बदला कि नहीं, मेरी जो साथ की औरत थी वो टॉयलेट गई और मैं सो रही थी और बच्चा यहाँ लेटा था और वो आदमी मेरे पास बगल में वहाँ था। और सुबह उसे वो बच्चा नहीं, ना बच्चा मिला ना आदमी मिला। उसे ये शक है कि वो आदमी लेके गया है। लेडी लॉयल में बच्ची के चोरी हो जाने की घटना ने सरकारी तंत्र की कलाई खोल कर रख दी है और सरकार के उन सभी दावों की भी पोल खोल कर रख दी है जिनके माध्यम से सरकार प्रदेश में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की बात कहती अपनी पीठ थपथपाती है। इस घटना के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और लापता बच्ची की तलाश तेज कर दी गई है। गौकशी के खिलाफ लगातार अभियान चला। गौकशों की घेराबंदी में लगे बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 10 वर्षों में पुलिस द्वारा पकड़े गए गौकशों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इसकी जानकारी के लिए संगठन ने आरटीआई डाल जिले के 10 थानों का ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद बड़े आंदोलन की बात कही है। 10 थाने ऐसे हैं आगरा जिले के अंदर जो गौकश प्रभावित क्षेत्र हैं और या तो जहाँ से ट्रकों में भारी संख्या में गौवंश लाद कर कट्टी खानों में भेजा जाता है। इसको देखते हुए पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड बजरंग दल द्वारा आरटीआई के माध्यम से जन सूचना अधिकार के तहत जिला प्रशासन से मांगा गया है कि कितने मामलों में पुलिस प्रशासन द्वारा चार्जशीट कोर्ट में भेजी जा चुकी है, कितने मामलों में मामले जो हैं वो पेंडिंग हैं अभी भी, और कितनों में एफआईआर लगाई गई। इसके बाद हम लोग क्षेत्राधिकारी कार्यालय में आरटीआई डालेंगे ये सूचना आते ही, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से 10 से भी ज़्यादा वर्षों से अभी तक हम लोगों की किसी मामले में कोर्ट में गवाही नहीं हुई है। कई मामलों तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें हम लोग खुद वादी हैं या तो वो गवाह बने हैं। अभी तक हम लोगों की कोर्ट के अंदर ना तो गवाही हुई है ना बयान के लिए बुलाया गया है। हो क्या रहा है, हमें लग रहा है अंधेरे में रखा जा रहा है। कौन कौन से थाने हैं जिनसे आरटीआई? जैसे देखिए शहर के अंदर जो प्रमुख थाने हैं, जो शहर के थाने हैं वो प्रमुख थाने आ जाते हैं। सदर सर्किल के 3 थाने आ जाते हैं, रकाबगंज, सदर और ताजगंज थाने। आपका सागन थाना है, जगदीशपुरा थाना है, मंटोला नाइक की मंडी थाना है, आपका हरी पर्वत थाना है, आपका न्यू आगरा थाना है। ये जितने भी थाने हैं, थाना एतमाददौला थाना है, छत्ता थाना है, ये जितने भी थाने हैं, ये सभी क्षेत्र जो है गौवंश प्रभावित क्षेत्र हैं और या इन क्षेत्रों के अंदर बड़ी भारी मात्रा में गौवंश जो है ट्रांसफर किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़।
ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। आगरा बिशपुरी मार्ग स्थित कलवारी और दहतोरा में जर्जर सड़कों और व्याप्त गंदगी को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की, जिसके बाद एडीएस सचिव ने जल्द ही समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। जिले में विकास के लिए प्रदेश सरकार की और कई विकास के प्रस्ताव मिलने के बाद जिले के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ लोगों का जीना दूभर है। इनमें से एक जगह है दहतोरा, जहां टूटी सड़कें और गंदगी, जल भराव से जनता त्रस्त है। इसी को लेकर जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव से मिला और इन सभी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन दिया। दहतोरा और अमरपुरा गांव में बहुत विकराल समस्या है, विशेषकर दहतोरा में, जहाँ गाँव का पोखर का पानी घरों में घुस रहा है और जो नाले जो बने हुए वो टूट चुके हैं। इस वजह से मैं बहुत ही नरकी हालात हैं और कभी भी कोई भी बीमारी का रूप धारण कर सकती है मैं कोई भी। इस वजह से आज हम सभी ग्रामीणों के साथ एडी सेक्रेटरी साहब को ज्ञापन दें कि इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं, इससे वहाँ से लोगों की जो समस्या का निदान हो सके। किस तरीके का आश्वासन मिला है और क्या मानते हैं कब तक फिर ये समस्या का निस्तारण? सेक्रेटरी महोदय ने एक हफ्ते के अंदर कहा, एक हफ्ते के अंदर आपको काम सुचारू रूप से चालू कर जाएगा और हमें उम्मीद भी है कि काम हफ्ते भर के बाद शुरू हो जाएगा। ज्ञापन मिलने के बाद इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एडीएस सचिव ने जल्द ही इस समस्या के निस्तारण की बात कही है। कभी आगरा मुगलों की राजधानी था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये मुगलिया शहर न जाने कितने ही राजों को अपने अंदर समेटे हुए है। न जाने कितने ही मुगलिया स्मारकें आज इस शहर में गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी हैं। उन्हीं में से एक है बादशाह हिंदाल का मकबरा, जो कि आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यूं तो इतिहास के पन्नों में न जाने कितने ही नाम दफन होकर रह गए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आज कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब है। उन्हीं में से एक है हिंदाल खां। हिंदाल खां यूं तो बादशाह हुमायूं का छोटा भाई और मुगल बादशाह अकबर का चाचा था। हिंदाल को एक बेटी थी, जिसका निकाह हिंदाल ने अपने भाई हुमायूं के बेटे अकबर से करवा दिया था, जिसको बाद में रुकैया बेगम के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि जब हुमायूं बंगाल में थे तो हिंदाल ने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में हिंदाल ने हुमायूं को राजपाट वापस सौंप दिया। हिंदाल की मौत 15 नवंबर सन 1551 ईस्वी में रात्रि के वक्त छोटे भाई कामरान द्वारा किए हमले में हुई। हिंदुस्तान में यहाँ पर हमारी तो यहाँ पर डीएम साहब ने कोई टीम भी भेजी थी पहले, तो उसमें उन्होंने यहाँ सब देखा वाली करी थी, चेक कर किया था, तो इसकी अभी तक तो कोई मरम्मत नहीं हो पाई है और ये सब गिरे आ इस तरीके से झड़ा आ रहा, तो इसकी रिपेयरिंग होती रहे, थोड़ी टिप टाप होती रहे तो ये ठीक रहे। ये 400 साल पुराना, ये करीब में तो 400 साल पुराना जी हाँ। और रुकैया बेगम के उनके अपने ये खानदान मुगली खानदान से। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि रुकैया बेगम के वालिद का मकबरा है, तो क्या ये बात सही है? जी, रुकैया वालिद के हाँ उनका, और यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे वो हैं आपके एक और है उनका, जी मलका बिटोरिया के उस्ताद साहब की भी यहाँ इधर मकबरा है, उनकी यहाँ कब्र है, उनका आस्थाना है यहाँ पर। तो ये कि अब तक कोई आता नहीं है, सब ये इस तरीके से चलता जा रहा है। कुछ समय के लिए ही सही, हिंदाल भी हिंदुस्तान का बादशाह रहा। हिंदाल की मौत के बाद हिंदाल को आगरा के कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहाँ हिंदाल का मकबरा आज भी मौजूद है। प्रचार प्रसार के अभाव में आज ये मुगलिया बादशाह हिंदाल का मकबरा इतिहास के पन्नों में खोसा गया है। इस मकबरे की बनावट ताजमहल के बुर्ज जैसी ही है। मकबरे पर आज भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिन्हें साफ साफ पढ़ा जा सकता है। लेकिन यह खूबसूरत मकबरा जर्जर होने को मजबूर है, क्योंकि ये मकबरा पुरातत्व विभाग के संरक्षण से महरूम है, जिसके चलते आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी के चलते विश्वदाय स्मारकों के पास अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव स्मारक से होने वाले राजस्व पर पड़ रहा है। स्मारकों के पास अतिक्रमण के कारण इतना जाम लग जाता है कि स्मारक के दीदार को आने वाले सैलानी जाम में फंसकर स्मारक का दीदार तक नहीं कर पाते। ये नज़ारा है आगरा का दिल कहे जाने वाले भगवान टॉकीज चौराहे का, जहां एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे शायद कोई नहीं जानता। यह है रोमन कैथोलिक कब्रगाह। यह ऐतिहासिक स्मारक भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ही आती है, तो लाजमी है कि इसके आसपास के 500 मीटर के दायरे में भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण या पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज यहाँ न जाने कितनी ही दुकानें हैं और न जाने कितने ही होटल, बार और ठेल धकेल, जिनके खिलाफ आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है। अब ऐसे में ये स्मारक गुमनामी के अंधकार में खो गई है।
इस ऐतिहासिक स्मारक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जिसकी लापरवाही और प्रचार प्रसार के अभाव के कारण आज ये खूबसूरत स्मारक गुमनामी के अंधकार में होती जा रही है। मशहूर शायर और जन कवि मियां नज़ीर के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि उनके जैसा कवि आगरा को अब कभी नहीं मिल सकता। उनके जानकारों का मानना है कि मियां नज़ीर जलेबी से लेकर ककड़ी तक पर अपनी रचना लिख देते थे। तमाम जन लोकप्रिय कविताएं लिखने वाले मशहूर शायर कहें या कवि कहें, कुछ बोलना उनके बारे में कम ही है, लेकिन इन्हीं मियां नज़ीर की मज़ार आज विभागीय लोगों की अनदेखी के चलते गुमनामी के अंधेरे में कैद है। मियां नज़ीर साहित्य जगत का एक ऐसा जाना माना नाम है जिसे शायद हर साहित्य प्रेमी जानता है। मियां नज़ीर ने अपने जीवन काल में अनेकों साहित्यों की रचनाएं की। कहा जाता है कि मियां नज़ीर को ताजमहल से इतनी मोहब्बत थी कि एक बार मियां नज़ीर किसी काम से लखनऊ जा रहे थे। जब ट्रेन में बैठे तो ट्रेन ने यमुना को पार किया और मियां नज़ीर को ताजमहल दिखना बंद हो गया, तो मियां नज़ीर ट्रेन से उतर गए और कहने लगे कि ताज के दीदार के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। इसके चलते मियां नज़ीर ने अपना घर ताजमहल के पास ही बनवाया। मज़ार की हालत देखकर ये नहीं लगता कि नज़ीर के चाहने वाले इतने होंगे। नज़ीर का एक किस्सा ऐसा भी रहा है कि नज़ीर को जब एक बार कहा गया कि आप जाकर के लखनऊ की तहजीब और तमीज़ सीखें, तो मियां नज़ीर यहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठे, लेकिन जब वो यमुना ब्रिज से आगे बढ़े तो उन्हें ताजमहल दिखना नज़र आना बंद हो गया। जब ताजमहल दिखना नज़र आना बंद हो गया तो नज़ीर वहीं उतर गए और उतर के उन्होंने कहा कि मैं ताजमहल को तो बिना निहारे जी ही नहीं सकता। आप इतना ताजमहल से प्यार करते थे, इसीलिए आप ताजगंज आकर के मलको गली में आके बसे। आपने चित्ती खाना जैसे बाजार को बनाया अपना स्थान और मलको गली को बनाया अपना निवास। मियां नज़ीर कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अरबी भाषाओं में कई साहित्यों की रचनाएं की, जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद भी किया। मियां नज़ीर के नाम से आज कई मदरसे भी चलते हैं। नज़ीर बहुभाषी थे, उनकी कई भाषाओं में रचनाएं हैं और उन्होंने हमेशा शंकर और शिव पर रचनाएं की। अरबी में आप लिखा करते थे और अरबी में लिखने के बाद उसको हिंदी में भी कहा, उन्होंने संस्कृत में भी कहा। इस तरह के साहित्यकार का आज कहीं नाम निशान नहीं है, सिर्फ एक मज़ार के नाम पर। उनके वहाँ बना चबूतरा, उनके वहाँ बनी पूरी उनकी जगह हौले हौले क्षेत्रीय लोगों से घेरते जा रहे हैं, बर्बाद होती जा रही है, कोई रखवाला नहीं। लेकिन आज साहित्य जगत के ये बेताज बादशाह गुमनामी के अंधकार में खोते जा रहे हैं। मियां नज़ीर की मज़ार आज ताज परिसर में जर्जर हालत में पड़ी हुई है, जहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नज़ीर की मज़ार पर श्वान खेलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ही मियां नज़ीर की मज़ार पर चबूतरा बनवा दिया है, लेकिन विभाग ने इस साहित्यकार की मज़ार के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। नज़ीर के मज़ार की हालत बद से बदतर है, जर्जर हालत है। एक बार अताहत प्रयास के बाद जनता का भरपूर विरोध हुआ और जनता के विरोध के बाद पर्यटन विभाग ने 60,000 रुपये लगा करके एक चबूतरा बना दिया। नगर निगम में जब श्याम सिंह यादव नगर आयुक्त हुआ करते थे, श्याम सिंह यादव ने इस पर थोड़ा सा विकास के लिए किया, तो उन्होंने वो चबूतरा बनवा करके दूसरा टीन शेड डाला और टीन शेड डालने के बाद उस पर टाइल्स वगैरह लगाए। इसके अलावा आज तक किसी ने मियां नज़ीर के लिए कुछ नहीं किया। अब देखने वाली बात यह है कि जिस साहित्यकार ने इस देश को इतनी रचनाएं दी जिन्हें आज हम पढ़ते हैं, विभाग उस साहित्यकार की यादगार यानी उसकी मज़ार के लिए क्या कदम उठाता है, या ये साहित्यकार गुमनामी के अंधेरे में यूं ही खोकर रह जाता है। आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किया गया बच्चों से भीख मंगवाने पर रोक लगे अभियान ने तेजी पकड़ ली है। सोमवार को दिल्ली के विधायक दिनेश मोहनिया ने इस अभियान को रफ्तार देते हुए संजौन चौराहे पर भीख मांगी और जिला प्रशासन के साथ साथ आगरा के उन लोगों को जगाने का प्रयास किया जो सत्ता में अहम पदों पर बैठे हैं। भगवान टॉकीज चौराहे से लेकर सदर बाजार तक पूरे एमजी रोड पर सभी चौराहों पर महिला और बच्चों से भीख मंगवाने का व्यापार तेजी से चल रहा है, जिसे रोकने के लिए आम आदमी पार्टी आगे आई और एक अभियान चलाया। सोमवार को इस अभियान को और तेज करने के लिए दिल्ली से विधायक दिनेश मोहनिया आगरा आए और बच्चों से भीख मंगवाने वालों के विरोध में जिला प्रशासन और सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों को जगाने और उनकी नींद खोलने के लिए सेंट जॉन्स चौराहे पर भीख मांगी। मैं भी उतना ही परेशान था जितना आप उत्तर प्रदेश में परेशान है, वही हरियाणा में परेशान है, वही पंजाब में परेशान है। क्योंकि जिस तरीके का करप्शन, जिस तरीके का प्रशासन में इस तरह का करप्शन और सारे विभागों में व्याप्त है,
उसको लेके जो गुस्सा दिल्ली की आम जनता में, आम आदमी में है, क्या वो यूपी में नहीं है? यूपी में भी वही सब कुछ हो रहा है जो दिल्ली में होता है। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई केवल एक राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है जो पूरे भ्रष्टाचारी तंत्र से परेशान। विधायक दिनेश मोहनिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी बच्चों से भीख मंगवाने वाले आपराधिक लोगों पर जरूरी कार्रवाई कर रही है और उसे रोकने का प्रयास कर रही है। वहीं अभियान आगरा की तस्वीर को बदलने का प्रयास कर रहा है, जिसमें आगरा प्रशासन और आगरा के सत्ताधारी लोगों के सहयोग की बेहद जरूरत है। लेकिन फिलहाल ये लोग गहरी नींद में सो रहे और उन्हीं को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर भीख मांगेगी और सोए लोगों को जगाएगी। आगरा लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने लोडिंग टेम्पो चालकों के लिए बेहद परेशान दिख रहे हैं। लोडिंग टेम्पो चालकों की कुछ समस्याओं के समाधान के लिए एसोसिएशन के लोग सोमवार को एसपी ट्रैफिक से मिले और अपनी समस्याएं सुनाई, जिन पर एसपी ट्रैफिक ने गंभीरता से विचार कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। आगरा लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन के पदाधिकारी सोमवार को एसपी ट्रैफिक कार्यालय पहुंचे और एक स्वीकृति पत्र एसपी ट्रैफिक के सामने रखा। स्वीकृति पत्र में एमजी रोड पर सुभाष पार्क से छिपी टोला तक आने जाने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर एसपी ट्रैफिक ने अपनी असमर्थता दिखाते हुए विचार करने को कहा। साथ ही टेम्पो चालकों की समस्याओं को सुनते हुए अन्य मार्गों से निकलने की सलाह देते हुए समस्या का समाधान भी कर दिया। तो सरेंडर हो गए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप अगर निकलना चाहते हो तो यहाँ से जैसे इसको नीचे उससे क्या नाम है तहसील से होते हुए आप सीधे कलेक्ट्री के लिए पुलिस लाइन होते हुए निकल सकते हो। तो फिर हमने उनके लिए रखा कि सब ये सागंज भी आपने हमारे लिए बंद कर रखा है, तो सागंज के लिए उन्होंने ये कहा है कि आप सागंज इधर से जा सकते हो, उधर से निकल सकते हो। जब हमने अर्जुन नगर के लिए प्रस्ताव रखा कि हमने अर्जुन नगर हम कहाँ होकर निकलेंगे, आपने सारे रोड बंद कर रखे हैं हमारे लिए। उन्होंने कहा बंद तो नहीं है लेकिन वन वे कर रखा है आपने। फिर उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग में भी रखा करो आप, जब आप सारी समस्या रखते हो तो मीटिंग में भी हम लोगों को रखा करो। ठीक है, अगली बार से हमें तुम लोगों को इन्वाइट करेंगे और जो भी समस्या होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे आप लोगों से। तो अब उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि हम प्रशासन के सामने अपने सीनियरों के सामने बात रखेंगे। बात रखने के साथ साथ फिर हम ये बताएंगे आपको कि यहाँ से कलेक्ट्री के लिए आपको कहाँ होकर कैसे निकले। और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं, उस बारे में हमने कहा कि आप पूरा मुझे रूट प्लान बना के दो, आप कहाँ से चलोगे और कहाँ जाओगे और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर उस पर हम विचार करेंगे। उनका मेन फोकस जो था वो एमजी रोड पर परमिशन को लेके था, तो चूँकि एमजी रोड पे इस तरह के वाहन प्रतिबंधित हैं, तो हमने कहा अपनी पूरी बात लिख करके दीजिए, फिर हम उस पर विचार करेंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उस बारे में हम परमिशन ले करके तो आगे कार्रवाई करेंगे। जी सर, जो लोडिंग एसोसिएशन के लोग आए थे उनका कहीं एक ये भी कहना है कि एसपी साहब जो नियम बनाते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमें कोई समस्या होती है हम कहीं राह से निकल के जाते हैं तो उन्हीं के जो लोग हैं वो पैसा लेके हमें वहां से निकाल देते हैं। तो उस पर क्या किस तरह की? तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसा हमारा कर्मचारी कर रहा है तो बिल्कुल गैर कानूनी कर रहा है, अवैध कर रहा है, और जब भी ऐसा कोई पकड़ा जाएगा या कोई ऐसी शिकायत आएगी स्पेसिफिक तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि टीटीजेड में आने के कारण आगरा के डीजल चलित वाहनों को या तो हटाया जा रहा है या देहात भेजा जा रहा है, जिससे लोडिंग टेम्पो चालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसके समाधान के लिए लोडिंग टेम्पो की एसोसिएशन हर प्रयास कर रही है जिससे समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल एसपी ट्रैफिक ने टेम्पो चालकों को एमजी रोड की बजाय पुलिस लाइन रोड से जाने का रास्ता अपनाने की स्वीकृति दे दी है, लेकिन एसपी ट्रैफिक की स्वीकृति के बावजूद भी इन टेम्पो चालकों को एसपी ट्रैफिक के उन लोगों की आर्थिक मांग नहीं झेलनी पड़ेगी जिनके बगैर ये ऑटो किसी भी रोड पर अपनी रफ्तार नहीं पकड़ सकते। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।